हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज करेंगे स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम आज का ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन। प्रधानमंत्री देश चलाते हैं और मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं। तार्किक रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला चलाया जाना चाहिए। डीएम या कलेक्टर जिला प्रशासन क्यों चलाते हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि जिला परिषद के अध्यक्ष एक राजनीतिक प्रमुख है और डीएम एक प्रशासनिक प्रमुख। पावर शेयरिंग निष्पादित की जाती है। तो प्रधानमंत्री देश चलाते हैं और मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं। उसी प्रकार जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष एक राजनीतिक प्रमुख होते हैं, किंतु डीएम प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसलिए जिले के प्रशासन को वही चलाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष और डीएम के बीच में पावर शेयरिंग निष्पादित की जाती है। नेक्स्ट है, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो मंडल पंचायत योजना की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता के द्वारा, के संथानम और बलवंत राय मेहता के द्वारा भी। तो इसका आंसर होगा एक से अधिक। तो 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति ने पंचायती राज की अवधारणाओं और रीतियों में कुछ नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया और समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज संरचना की अनुशंसा की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। पहला हुआ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो भारत में संसार का सबसे निचला स्तर है आपका पंचायत। तो भारत में सरकार 3 स्तर पे पाई जाती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय या पंचायत। पंचायत सरकार का निचला स्तर है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया है 1992 में। तो 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया और संविधान का 73वां संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका से जुड़ा है और 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू है। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय शामिल हैं। भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय डाले गए जिन पर पंचायत निर्णय ले सकती है। 74वें संविधान संशोधन 1992 भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय ऐसे हैं जो नगर पालिका को सौंपे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत निम्नलिखित किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम पंचायत उपयुक्त से इसमें किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और ग्राम सभा से तात्पर्य गांव के सभी मतदाताओं से है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर अनेक कार्य करती है, जैसे पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन योजना में सहायता आदि। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 क के तहत परिभाषित किया गया है और ये एक स्थायी निकाय है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है और सचिव का चुनाव नहीं होता तो उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही सही हैं। ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम सेवक के रूप में जाना जाता है और सरकार ने ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक के पद में बदलाव किया। अब इसे ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी केवल सरपंच के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम सेवक का काम गांव में
सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, गांव के विकास और धन से संबंधित सभी उल्लेखों का अभिलेख रखना होता है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्थायी निकायों की शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं और विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों की शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं और इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। कितनी सीटें भारत में स्थानीय सरकार की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती हैं? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट होती है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में कुल सीटों की 1/3 सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो ये है आपका पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना आदि स्वैच्छिक प्रावधान है। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आपका राजस्थान। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार करी और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगांव जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। पंचायती राज का मतलब है, तो पंचायती राज का मतलब है शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो पंचायती राज का मतलब है शक्ति का विकेंद्रीकरण। एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ और इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही होगी, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आई होप आप सब समझेंगे। कोल्ड हो गया है मुझे और गला भी बहुत डाउन हो गया है, तो ऐसी आवाज़ में मैं क्लास करा पाऊँगी और बहुत फास्ट भी नहीं चल पाऊँगी क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलने में ना गला थोड़ा दर्द हो रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली आपकी नागालैंड में नहीं है। ठीक है, सिक्किम में है, मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो पंचायती राज संस्थान PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की एक प्रणाली है और 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है। भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। तो भारतीय संविधान में पंचायतों की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 में है और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 243 दृढ़ के अनुसार प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। यदि किसी कारणवश पंचायत का 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही विघटन हो जाता है तो इसके स्थान पर जिस नई पंचायत का गठन होगा वो बचे हुए शेष अवधि के लिए ही गठित होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है? तो डिपॉजिटरी रसीद जो है वो नगर पालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्राप्तियों आय के प्रमुख स्रोत हैं नियत राजस्व, स्वयं के गैर राजस्व कर, सहायता अनुदान, ऋण, अन्य रसीदें। तो अधिकांश स्थानीय सरकारें राज्य और केंद्र सरकारों से संसाधनों और सब्सिडी के हस्तांतरण के साथ साथ वित्तीय संसाधनों से उधार पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल हैं 29 विषय।
तो भाग 9 से में 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय डाले गए जिन पर पंचायत निर्णय ले सकती है। 70वें संविधान संशोधन 1992 भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय ऐसे हैं जो नगर पालिका को सौंपे जा सकते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपकी 18 साल की आयु होनी चाहिए। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 क के तहत परिभाषित किया गया और यह एक स्थानीय निकाय है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये अनुच्छेद 73 और 74 में जोड़ा गया है। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक सेकेंड, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, ए में क्या क्या है? ए और बी। तो लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है और स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। ठीक है, तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है और लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। तो पहला है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है? तो ये है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है और इसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी, सड़क संरक्षण आदि। टाउन एरिया समितियों की स्थापना राज्य विधायिका के द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है? तो 73वां संशोधन अधिनियम जुड़ा है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान में एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। पंचायतों की त्रिस्तरीय संवैधानिक ढांचा के साथ 16 अनुच्छेद एवं 29 विषयों के साथ विस्तृत व्यवस्था का उपबंध किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ये है 243ZD। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। जिला योजना समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे
और उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है और ग्राम सभा के से तात्पर्य गांव के सभी मतदाताओं से है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर अनेक काम करती है, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन योजना में सहायता आदि। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन दें। तो दिए गए विकल्पों में से सभी। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। संविधान में 2 नई अनुसूची 11वीं और 12वीं को शामिल किया गया है। 5 वर्ष में एक बार पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सभी वर्गों के लिए आरक्षित होगा। गांव पंचायतों का संगठन सही है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख राजनीति के निर्देशक तत्व से किया जाता है। तो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया। अनुच्छेद 40 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और इन्हें इतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य है। तो ये है आपका बाजारों का रखरखाव, सार्वजनिक टीकाकरण और जल आपूर्ति। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, ये है आपका ये स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव और इसके साथ साथ आपका बाजारों का रखरखाव है और जल आपूर्ति। सार्वजनिक टीकाकरण नहीं है। तो राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय सरकार को जिम्मेदारियों में एक विस्तृत सूची सौंपी है और वो है स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव, जल आपूर्ति, सार्वजनिक टीकाकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय का काम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये 73वें संविधान अधिनियम के द्वारा। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया है और अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई यानी कि 11वीं सूची जोड़ी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है। तो पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल हैं और इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से संबंधित है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन आपका पंचायत राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया खंड भाग 9 और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 से 243 तक 16 अनुच्छेद और 29 विषयों को इसमें रखा गया है और इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक संवैधानिक स्वरूप दिया गया है। 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज की किस राज्य केंद्र शासित के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ये है 1992 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय शासन एवं गांधीवादी उद्देश्यों की पुष्टि हेतु निर्मित किए गए हैं, परंतु अनुच्छेद 243 के अनुसार भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों और क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जैसे कि अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र एवं 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन भारत के नगर निकायों का कार्य नहीं है। तो भारत के नगर निकायों का कार्य नहीं है कि थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना। नगर निकायों का काम है स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य का प्रबंधन देखना, सड़कों के जैसे विकास के बुनियादी ढांचों का निर्माण करना और सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव।
तो 12वीं अनुसूची के तहत नगर निकायों के कुल 18 विषयों का वर्णन किया गया है। थिंक टैंक के रूप में केंद्र के लिए योजना बनाना नगर निकायों का काम नहीं है, बल्कि ये काम नीति आयोग और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तर हैं? तो भैया पंचायती राज के त्रिस्तर हैं आपका ब्लॉक स्तर और आपका जिला स्तर। तो भारत में ग्राम्य स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, पंचायती राज के 3 स्तर हैं। नगर पालिका, नगर निगम आदि नगरों के स्थानीय निकाय हैं। उनकी स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? तो नगर पालिका परिषद। तो पंचायती राज संस्थान, ब्लॉक खंड, जिला स्तर, नगर निगम, नगर पालिका परिषद आदि सभी स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं और नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर गठित संघ सरकार का एक परामर्शदात्री निकाय है। ये गैर संवैधानिक संस्था है और इसका गठन मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में गांव और नगर पालिका स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकार को संघबद्ध करता है। 73वें 74वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज और नगर निकायों की व्यवस्था की गई। इसमें स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी है। नेक्स्ट है, सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी है? तो ये है प्रखंड विकास अधिकारी। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी होता है। बीडीओ अधिकारी वो होता है जो लोगों के सामान्य विकास से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारियों को पूरा करता है। स्थानीय स्व सरकार को सरकार के तीसरा स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, मध्यवर्ती स्तर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं? तो शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं आपके 1992 में 74वां संविधान संशोधन शहरों और कस्बों में नगरपालिका स्वशासन के विस्तार के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243R के अनुसार नगर पालिकाओं और सभी सदस्यों की संरचना सीधे नगर क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है। शहरी सरकारों के प्रकार हैं नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, बस्ती, पत्तन न्यास, विशेष प्रयोजन संस्था। बाद में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुई थी। बाद में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया जो नगर पालिका और नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है और भाग 9A के अनुच्छेद 243P से 243ZG में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए। एक नई 12वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया था और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अनुच्छेद 243Q नगर पालिका के चुनाव और विघटन से संबंधित है। नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पहले नगर पालिका बनाने के लिए चुनाव पूरा किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना शामिल है? तो ये भाग 9 में है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायतों की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243C में किया गया है। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत काम करती है? तो ग्राम पंचायत काम करती है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 को के अनुसार ग्राम सभा गाँव के स्तर पर ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।
ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। किस समिति ने पंचायती राज को एक